हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। तो आज हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो उसके साथ हमारे पॉलिटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। तो आज हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बैकग्राउंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ कैसे इंक्लूड हुई हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सोरेन सिंह कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था और वो रिकमेंडेशन से क्या-क्या लेके फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाया गया। फिर लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या-क्या लिस्ट है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके फीचर्स क्या-क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। फिर वर्मा कमेटी एक आया था, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, उसके बारे में देखेंगे। कुछ अदर लीगल प्रोविजंस भी देखेंगे, क्या-क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ अदर लीगल प्रोविजंस ऐड हुए हैं। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यूपीएससी के डिस्कशन करेंगे। ये सब आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो ये हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमulgate हुआ था, तब हमारा वहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड नहीं हुए थे, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, मेकर्स थे, उनको इसका नेसेसिटी तभी फील नहीं हुआ था। उनको नहीं लगा था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होने चाहिए सिटीजन्स के लिए। तो बाद में जाकर जब नेशनल इमरजेंसी लगा, तो तब जाकर जो लोग हमारे सिटीजन्स होते हैं, उनका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कि हमारी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है हमारे नेशन के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, उसके बारे में कुछ चीज़ें उभर कर आई। तो तब तक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको या फिर हमारे सिटीजन्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये सब के बारे में इतना आइडिया नहीं था, ठीक है? इतना फ़ील नहीं हुआ नेसेसिटी। तो उन्होंने डीपीएसपी को ऐड कर दिया था और डीपीएससी के थ्रू उनको ये लग रहा था जो पॉलिसी मेकर्स आ रहे हैं, जो स्टेट में गवर्नमेंट आ रही है, जो पब्लिक के लिए काम करने के लिए चुनाव हो जीत कर आते हैं, तो उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सिटीजन्स के लिए। तो इसलिए उन्होंने डीपीएसपी डाल दी और सिटीजन की कुछ फंडामेंटल राइट्स भी डाल दी। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ था, वो 1976 में जब नेशनल इमरजेंसी लग रही थी, तब 42nd अमेंडमेंट एक्ट होकर थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 2002 में, उसमें और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया, ठीक है? तो इसी तरह हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रेजेंट है अभी तक। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये यूएसएसआर की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से इंस्पायर्ड होकर वहाँ पे से बोरो करके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया है। और डिक्लेयर द सिटीजन्स एक्सरसाइज ऑफ द राइट एंड फ्रीडम वाज इनसेपरेबल फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। यूएसएसआर में जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ पे इसके बारे में जिक्र किया गया था। उन्होंने ये कहा था, सिटीजन जितना भी जैसे सिटीजन अपने राइट एंड फ्रीडम को उनका राइट है, फ्रीडम उनका राइट है और उनके जो राइट्स है वो एंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह उनका भी कुछ दायित्व बनता है। उनका कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नेशन के लिए अपने ड्यूटीज़ दें, अपनी कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस रहे। कुछ इसी वजह से ये जो कंसेप्ट था, ये हमारे पॉलिसी मेकर को बहुत अच्छा लगा और वो यूएसएसआर से इंस्पायर्ड होकर उसको लेकर आए। लेकिन हमारे जितने सारे मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ लाइक यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब के पास सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये इतने सारे बड़े कंट्रीज़ हैं और उनको ये लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लॉ बनाए या फिर ना बनाए, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नेशन के लिए कि हमें कुछ हमारे कुछ ड्यूटीज़ हैं जो हमें निभाना चाहिए, ठीक है? इसलिए ये सब उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ओनली जापान एक कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएसएसआर में भी तो है, आपने देखा। जापान एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे एफडीज़ के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है? फिर देखते हैं। अब हम देखेंगे सोरेन सिंह कमेटी के बारे में, उसके क्या हुआ था तब सोरेन सिंह कमेटी को लेकर। 1976 में जब इमरजेंसी लग रही थी, तब क्या हुआ, कांग्रेस को नीड हुआ कि इतने सारे इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। सरकार की बहुत निंदा हो रही थी और हस्तक हालत हो गया था।
हमारे कंट्री के। तो तब इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी उनको लगी कि एक कमेटी बनानी चाहिए और जिसको उन्होंने कहा कि आप कुछ रिकमेंड करो फंडामेंटल ड्यूटीज़, और क्योंकि नेशनलिज्म जागृत होना चाहिए हमारे जो सिटीजन्स हैं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। हमारे जो सिटीजन है उनके दिल में नेशनलिज्म अगर क्रिएट होगी तो ही सिचुएशन को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी वजह से सोरेन सिंह कमेटी को 1976 में सेटअप किया गया बाय कांग्रेस गवर्नमेंट टू रिकमेंडेशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो उन्होंने क्या किया, ये सब हुआ था ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी के दौरान। तो तब उन्होंने क्या किया था, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था सोरेन सिंह कमेटी ने। लेकिन वो क्या हुआ, इट स्ट्रेस दैट सिटीजन्स अपार्ट फ्रॉम एंजॉइंग द राइट्स आल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म। सिटीजन अपने राइट को एंजॉय करते हुए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होते हैं सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, उनको पालन करना होगा। तो इसी दौरान 42nd अमेंडमेंट एक्ट होकर आई जो कि 1976 में, जो कि पार्ट 4A पार्ट IVA कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। पार्ट 4 कहाँ से, पार्ट 4 में क्या रहता है, DPSP बिलोंग करता है। तो पार्ट 4A यहाँ पे हो गया क्योंकि इसका रीजन यही था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऑल्सो नॉन एनफोर्सेबल है। मतलब इसको अगर कोई भी इंसान ऐसा होता है कि अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन नहीं करता है तो आप अपील नहीं कर सकते जाकर कोर्ट में, या फिर नॉन एनफोर्सेबल है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये करना ही करना है। मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है लेकिन अगर वो नहीं करता आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए ये DPSP के आसपास ही इस तरह की है। तो ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट आई, वहाँ पे आर्टिकल 51A को ऐड कर दिया गया। हमारे DPSP में कितने सारे आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। तो जो 51A है वो कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फर्स्ट टाइम स्पेसिफाइड ए कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन। आप लोग को याद रखनी है, सोरेन सिंह कमेटी जो थी वो 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रिकमेंड किया था, लेकिन हमारा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वहाँ पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई 2002 में, वहाँ पे और एक ऐड कर दिया गया। तो टोटल हमारा हो गया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वो बात करता था एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। देखिए ये जो एजुकेशन है एक चिल्ड्रेन की, 6 to 14 ईयर्स की चिल्ड्रेन को एजुकेशन प्रोवाइड करना एक फंडामेंटल ड्यूटीज है पेरेंट्स की। इसको देखिए हमारा आर्टिकल 21A जो था, हमने पढ़े थे फंडामेंटल राइट में, 21A में ये प्रोविजन दिया गया। कितना चालाकी से, मतलब चालाकी तो नहीं, मतलब ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना मेहनत किया गया, ये आप देखिए यहाँ पे 21A में आपने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट है कि 6 से 14 ईयर्स की एज तक बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। फिर DPSP में हमें प्रोवाइड कर दिया गया कि बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन देना है, ठीक है। ये नॉन एनफोर्सेबल है लेकिन ये एक हमारी ड्यूटी भी है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इसमें ऐड कर दिया गया कि पेरेंट्स की ये ड्यूटीज़ है कि वो चिल्ड्रन को 6 से 14 ईयर्स तक चिल्ड्रन को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो एजुकेशन के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में एक चीज़ है जो कि हर एक जगह पे मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट में भी इसको लेकर कुछ लॉज बने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर भी उसको लॉज बने हैं, और DPSP में लेकर भी इसको लेकर बने हैं। आप लोगों को ये बताना है कि ये कौन सी आर्टिकल में इसके बारे में DPSP में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए जानते हैं फिर क्या हुआ। जो सोरेन सिंह कमेटी थी वो कुछ रिकमेंडेशंस ऐसे भी दिए थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने इनकार कर दिया, आई मीन उसको फॉलो नहीं किया। तो क्या क्या थे वो प्रोविजंस, तो रिकमेंडेशन ये थी, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर एनी नॉन कॉम्प्लियंस विथ और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ड्यूटीज़। मतलब अगर कोई इंसान को पाया जाता है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पालन नहीं कर रहा है, ठीक से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इसको पेनाल्टी देने पड़ सकता है या फिर पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये एक चीज़ों को देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये एक नॉन एनफोर्सेबल चीज़ें हैं। आप किसी को ऊपर ये दो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि वो क्यों अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पालन नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने
इनकार कर दिया, गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। तो सेकंड ये बात यही था कि नो लॉ इम्पोजिंग such penalty or punishment shall be called in question in any court on the ground of infringement of any FRS or repugnancy to any other provisions of the constitution। मतलब ऐसा कुछ लॉ अगर बनता है कि अगर अगर कोई इंसान की फंडामेंटल ड्यूटीज़ पालन नहीं कर रहा है और उसको पनिशमेंट मिल रहा है और आप इसको लेकर ये नहीं बोल सकते कि ये फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, मतलब इसको जो पनिशमेंट मिल रहा है ये इन्फ्रिंजिंग कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। इस तरह की आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ये एक बात हो गई। और थर्ड बात ये कहा गया कि ड्यूटी टू पे टैक्स शुड बी ऑल्सो बी ए फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब टैक्स पेमेंट करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को ना गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ तब नेशनल इमरजेंसी चल रही थी और तब अगर ये सब चीज़ें फोर्सेबल हो जाती, आई मीन ये सब चीज़ों को मान लेती गवर्नमेंट, तो बहुत ही दंगे फसाद हो सकते थे, बहुत ही अनकंट्रोलेबल सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी इंडिया में। तो ये और एक ये जो थर्ड पॉइंट है पे टैक्सेस। अब हम देखेंगे कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो इंक्लूड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहली तो ये बात आपको याद रखनी है, 42nd एंड 86th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान अमेंडमेंट के थ्रू हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट हुए थे। तो पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में बात करते हैं। ये कहता है हमारा जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है उनको हमें रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ये बात करते हैं। सेकेंड बात ये कहता है जो हमारे स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम हुआ था, तब जो जो चीज़ें इंस्पायर हुआ था, जो जो चीज़ें इंस्पायर किया था ये सब हमारे नेशनल फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल को, तो वो सब चीज़ों को हमें चेरिश करना है और फॉलो करना है। थर्ड बात ये कहा गया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी ऑफ इंडिया। हमारे सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब जब हमारे नेशनल सर्विस की ज़रूरत होगी, जब हमें नेशनल खतरे सामने आकर रहेंगे, नेशनल सर्विस की ज़रूरत होगी, तो हमें जब भी बुलाया जाएगा तो हम प्रेजेंट रहेंगे, हमारी कंट्री को डिफेंड करेंगे। ये हमारी नेशनल ड्यूटी है। अगर हमें ये भी कहा जाए कि हमें आर्मी में ज्वाइन करके हमारी इंडिया की तरफ से लड़ना है, वार में युद्ध करना है, तो वो भी हमें करना होगा। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी। फिफ्थ हो गया तो प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, transcending religion, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। ठीक है, वोमेन की डिग्निटी को मेंटेन रखना है, ये एक चीज़ है। और हमारे इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, हमें एक कॉमन ब्रदरहुड मान के हर एक सेक्शन के कैटेगरी के लोगों के साथ हमें घुल मिल कर रहना है और हारमोनी को प्रमोट करना है। ये एक भी एक फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो सिक्स पॉइंट ये है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारे जितने सारे कल्चर है, हमारे रिच हेरिटेज जो कल्चर है, उसको भी वैल्यू देना है और प्रिजर्व करना है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जितने सारे फॉरेस्ट हो गया, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ हो गया और लिविंग क्रिएचर्स हो गया, उनको भी प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। एक बात ये देखिए, ये सब चीज़ें डीपीएसपी में भी था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन्स के लिए ये सब को प्रोटेक्ट करना है और इसको लेकर इम्प्लीमेंट करना है, पॉलिसीज और लॉज बनानी है। और ये हमारी भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हमें ये सब सिर्फ स्टेट की गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसको प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करनी है, ठीक है। ये हो गया। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। फिर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, वायलेंस को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। टू सर्वाइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity so that the nation constantly rise to high levels of endeavor and achievement, ठीक है। स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें भी करना है। हमारी जो एक इंडिविजुअल की हर एक स्पीयर पे कलेक्टिवली हमें काम करना है ताकि
हमें नेशन को कॉन्स्टेंटली राइज करना है, नेशनल लेवल को राइज करना है, उसके एंडेवर अचीवमेंट को राइज करना है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो लास्टली जो फंडामेंटल 86th अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था वो ये है कि पेरेंट की और गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चिल्ड्रेन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के जो एज के जो चिल्ड्रन हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, उनको स्कूल तक लेके जाया जाए, ताकि वो जो लॉ है हमारे डीपीएसपी में एजुकेशन के रिगार्डिंग जो बच्चों की राइट्स है 21A में, आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट है, वो सब इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। फीचर्स क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज के? तो पहले बात ये कह रहा है सम ऑफ देम आर मोरल ड्यूटीज। हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में क्या क्या ड्यूटीज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के, हमें 11 लिस्ट जो हुआ था उसमें कुछ मोरल ड्यूटीज हैं। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए चेरिशिंग नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए हमारे जो हम जो इंडिपेंडेंट इरा में अब जी रहे हैं, जितने फ्रीडम हमें फ्रीडम ऑफ राइट्स दिए गए हैं, जितने सारे डीपीएसपी में हमारे लिए प्रोविजंस है, वो सब अगर हम एंजॉय कर पा रहे हैं तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ द क्या कि हमारे बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे उनका कुर्बानियों का परिणाम है ये, ठीक है। ऐसे आप मान के चल सकते हो बहुत सारे लोग अपने जीवन गंवाए हैं, बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ झेली है, तभी जाकर हमें इस तरह की कुछ लाइफ हमें जीने को मिल रहा है। इतना फ्रीडम, इतना स्वस्थ जीवन, इतना पीसफुल जीवन हम मेंटेन कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से इस उसको फॉलो करना, चेरिश करना, उसको उनको रिस्पेक्ट करना, ये हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस बनते हैं, मोरल ड्यूटीज बनते हैं, इसलिए ये एक फीचर्स बना गया है। फिर सेकंड फीचर्स ये है सम ऑफ देवर सिविक ड्यूटीज। हमारी सिविक ड्यूटीज जैसे कि नेशनल एंथेम को या फिर हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, ये हमारी सिविक ड्यूटी मतलब एज ए सिटीजन ये हमारी ड्यूटीज है, ठीक है। तो ये बात हो गया। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है दे रेफर टू सच वैल्यूज व्हिच हैव बीन ए पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस है, माइथोलॉजी है, रिलीजियंस है, प्रैक्टिसेस है, ये सबको ध्यान में रखते हुए कि हमारे जो इंडियन ट्रेडिशंस है, हमारे माइथोलॉजी है, रिलीजन है, प्रैक्टिसेस है, ये सबको ना ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाया गया है। इन वैल्यूज़ को हमेशा ज़्यादा अहमियत दिया गया है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है एसेंशियली कंटेन जस्ट ए कोडिफिकेशन ऑफ टैक्स इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। हमारे जो इंडियन वे मतलब देखिए जितने सारे कल्चर है, सबसे हमारा जो कल्चर है ये बहुत ही अलग तरीके की कल्चर है, ठीक है। हम अपने ट्रेडिशन को साथ में लेकर चलते हैं। तो हमारे जितने सारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो बनाया गया है, ये कहता है ये एक कोडिफिकेशन ऑफ टैक्स है इंटीग्रल टू द इंडियन वे ऑफ लाइफ। इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है, हम जो लाइफ जी रहे हैं उसका एक कोडिफिकेशन होके ये इसको बनाया गया है, ठीक है। फिर ये बात बोल रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली, डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। मतलब देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है ये बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए थी और बहुत सारे ऐसा है जो कि फॉरेनर्स के लिए है। लेकिन हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए कन्फाइंड है, इनमें फॉरेनर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। कोई भी फॉरेनर्स का ड्यूटी नहीं है हमारे नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, हमारे मोरल ऑब्लिगेशन जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, नेशनलिस्ट को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ों उनका उनका दायित्व नहीं है, ठीक है। फिर लाइक डीपीएसपीज एफडीएस आर आल्सो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये पार्ट फोर में अमेंडमेंट करके इसको डाला गया है, इसी वजह से क्योंकि ये नॉन एन्फोर्सेबल नेचर है, नॉन जस्टिसेबल है, ओनली फंडामेंटल राइट जो कि जस्टिसेबल है, आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्ट। फिर लास्ट पॉइंट ये कहा गया देयर इज नो लीगल सैंक्शन एगेंस्ट देयर वायलेशन। आप अगर उसको वायलेट करोगे फंडामेंटल ड्यूटीज, आप ठीक से मानोगे नहीं, तो आपको डायरेक्ट जाकर कोई भी अपील नहीं कर सकता, के कोर्ट में केस नहीं कर सकता, लीगल सैंक्शन कोई नहीं दिया जा सकता। क्योंकि देखिए ये एक चीज़ होती है, अगर हर एक चीज़ को ना गवर्नमेंट के पास लीगल सैंक्शन करने की राइट हो जाती है ना, तो इसको वो आर्बिटरीली यूज़ करते हैं पावर को, और बहुत गलत तरीके से भी उस पावर को यूज होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसे होने चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आई मीन हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो धीरे धीरे मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर
हमारे जो सिटीजन्स हैं वो धीरे-धीरे मैच्योर हो रहे हैं, उनका हमारा देश के प्रति क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या-क्या ड्यूटीज़ है वो धीरे-धीरे समझ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो लाइक बिग डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ये भी लोग भी समझ जाएँगे कि ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, हमें कोई लीगल सैंक्शन करे या फिर ना करे, हमें कोई लेजिस्लेशन दे या फिर अमेंडमेंट करके कुछ ऐड करे लॉज़, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमें नेशन ने हमें इतने सारी चीज़ें ऑफ़र किए हैं, इतने सारे फ्रीडम दिए हैं, तो ये हमारा भी ज़िम्मेदार बनता है, हम नेशन को तरफ अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएँ। तो अगर ये सब हो सकता है, तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी लॉज़ को इम्प्लीमेंट करने की। लेकिन ये होता है पार्लियामेंट के पास ये राइट होती है कि वो कुछ सुइटेबल लेजिस्लेशन लाकर उसको एनफोर्स कर सके, लेकिन डायरेक्ट वो एनफोर्स नहीं कर सकता, ठीक है? ये हो गया कुछ फीचर्स। जिम ऑफ 50 देखिए, हर एक चीज़ का एक 2 पर्सपेक्टिव होती है, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। बहुत सारे जितने सारे जी कंसेप्ट होते हैं, कोई भी टॉपिक आप ले लो, उसमें कुछ लोग होते हैं जो कि उसको अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो फंडामेंटल जैसे कि हमने पिछले ही कुछ वीडियोज़ में भी पढ़ा था, फंडामेंटल राइट में भी क्रिटिसिज़्म था, सॉरी डीपीएसपी में भी क्रिटिसिज़्म था, उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी कुछ क्रिटिसिज़्म है। तो पहले क्रिटिसाइज़ ये जो क्रिटिसिज़्म है वो ये कह रहे हैं list of duties is not exhaustive. It doesn't cover important duties like casting vote, paying taxes, family planning and so on. मतलब देखिए यहाँ इसमें बहुत सारे ऐसे ड्यूटीज़ हैं जो कि इंक्लूड नहीं किए गए हैं। इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जैसे कि वोट को कास्ट करना, वोट देना, पेइंग टैक्सेस, टैक्स के बारे में भी स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में उसको टाल दी थी, वो एक्सेप्ट नहीं किया। फैमिली प्लानिंग भी एक होनी चाहिए ड्यूटीज़ क्योंकि हमारे देखिए अभी हमारा जो कंट्री है वो चीन को भी क्रॉस कर चुका है पॉपुलेशन में। इतने एक वास्ट कंट्री में मतलब इतने छोटे कंट्री में इतने बड़े वास्ट पॉपुलेशन को मैनेज करना, उनके लिए खाना-पीना जुगाना और हर एक इकोनॉमी को डेवलप करना, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर एक तरह में उसको डेवलपमेंट करना कितना मुश्किल हो जाता है ना? तो इसी वजह से फैमिली प्लानिंग होना ज़रूरी है। अभी हालाँकि लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, वो इस बात को समझ पा रहे हैं, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था ना, इतने सारे लोग एजुकेटेड नहीं थे। तो एक-एक जो कपल होते हैं वो 5, 6, 10 ऐसे भी लोग होते हैं मुझे पता है जो 20, 30 तक भी उनका बच्चे होते रहे। तो उसी तरह से मतलब 18 18 बी 19, 20 इस तरह की भी वो उनका बच्चे होते थे। तो हालाँकि कभी क कई बच्चे मर जाते थे, वो एक इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है, लेकिन देखिए ना अगर सब ज़िंदा रहते तो कितने पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, कितना एग्ज़ॉस्टिंग हो रहा है कंट्री। तो इसी वजह से ये सब चीज़ों को वहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ये एक कंसर्न है। तो पहले सेकंड क्रिटिसिज़्म ये बोल रहा है सम ऑफ द ड्यूटीज़ आर वैग्यू, एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंट मीनिंग है उसका, डबल मीनिंग है, आई मीन बहुत सारे मीनिंग है। तो उसी तरह की चीज़ें बहुत सारे ऐसे वर्डिंग है जैसे कि देखिए नोबल आइडियाज़, साइंटिफिक टेम्पर ये सब के ना ये सब वर्डिंग्स जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कुछ सही डेफिनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है, प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया है, जिसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन होती रहती है टाइम टू टाइम। ये एक क्रिटिसिज्म है। तो थर्ड पॉइंट ये कह रहे हैं कि दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द सिटीज एज क्रिटिक्स एज कोड ऑफ मोरल प्रोस्पेक्ट्स ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। देखिए अगर एक लॉ एक ड्यूटीज़ एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होकर कुछ आर्टिकल मेंशन किया गया है, तो अगर वो नॉन जस्टिसेबल है, मतलब अगर उसके वायलेशन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इसका कुछ मतलब नहीं रह गया है। जैसे कि देखिए अगर हमें कोई एडवाइस देता रहता है, जो सत्संग वगैरह में जाते हैं या फिर कोई हमें फ्री एडवाइस देता है, हम क्या करते हैं, इस कान में घुसाकर उस कान में बाहर निकाल देते हैं। अगर कोई बहुत सारे 10 इंसान में 1 इंसान होगा जो उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करेगा या फिर फ़ॉलो करने की सोचेगा। उसी तरह से वो एक मोरल पर्सपेक्ट हो जाता है। मतलब मोरली तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक हमें फ़ोर्स नहीं किया जाएगा ना, हम एक चीज़ों को उतनी सीरियसली नहीं लेते। ठीक है? इसीलिए क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि एक कोड ऑफ मोरल पर्सपेक्ट है ड्यू टू दैट नॉन जस्टिसेबल कैरेक्टर। तो इसका कुछ मतलब नहीं रह गया है। ठीक है?
फिर फोर्थ पॉइंट ये कह रहे हैं कि देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपर प्लस। सुपर प्लस मतलब क्या कि फंडामेंटल ड्यूटी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसका मतलब क्या है, जितने सारे बड़े-बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है उनमें उनमें क्या बुद्धि नहीं है या फिर उनमें कुछ क्या उन्हें नहीं पता कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना है कि नहीं? वो इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि उनको पता है कि उनको जितने सारे सिटीज़न्स हैं, उनको अपने ड्यूटीज़ के बारे में बखूबी पता होता है। उनको क्या करना है, हमें नेशन ने इतने सारे फ्रीडम दिया है, इतने सारे राइट्स दिया है, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है हमारे नेशन की नेशन की तरफ से। सो इसीलिए तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बनाया क्योंकि उनका जो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना बहुत मैच्योर है डेमोक्रेसी में, बहुत मैच्योर है अपने आप में। तो इसीलिए कहीं न कहीं क्रिटिक्स को यही लगता है कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अपने सिटीज़न के ऊपर भरोसा नहीं है या फिर सिटीज़न को अपने नेशन में प्यार नेशन के लिए प्यार नहीं है। वो नेशनलिज़्म नहीं है उनके अंदर जिसके वजह से उनको लग रहा है ये एक सुपरफ्लुअस कॉन्स्टिट्यूशन है। समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ पॉइंट ये कह रहे हैं कि इंक्लूजन ऑफ एफडीज एज एन अपेंडिजेस टू पार्ट 4 हैज रिड्यूस देयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। वही बात बोल रहे हैं जो थर्ड पॉइंट में हम बोल रहे थे कि उनको ये लग रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जब पार्ट 4 में ऐड हो गया है डीपीएसपी के साथ, तो इसका मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है। अगर कुछ नॉन जस्टिसेबल है तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है क्योंकि स्टेट को पॉलिसी बनाना है उसको गाइडलाइन को दिमाग में रखते हुए उस आर्टिकल को। लेकिन पार्ट 4A में जो चीज़ें हैं अगर नॉन जस्टिसेबल है उसको तो लेकर आप कुछ लॉ नहीं बना रहे हो ना, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, उसका कुछ वैल्यू नहीं रह जाता। इसलिए अगर आप उसको पार्ट 3 में ऐड करते अमेंडमेंट करके तो इसका कुछ मतलब सही मतलब रहता। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में उभर कर आई है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। They remain citizens of the duties to the country, the society and fellow citizens while enjoying their rights। ठीक है, ये वाला तो ये हमारे सिटीजन को टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम जो नागरिक हैं, हमारे कंट्री के लिए कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, हमें निभाना चाहिए। सोसाइटी एंड सिटीजन्स अदर सिटीजन्स के लिए भी हमें कुछ राइट को एंजॉय करते हुए हमें ड्यूटीज़ भी निभानी है। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। दे आर एन इम्पोर्टेंट वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ठीक है, इन ये भी कह रहे हैं कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो भी होते रहते हैं, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो गया और जितने सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ उसको वो एग्नेस्ट में वार्न करते रहते हैं। दे आर ए फॉरबिडेबल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द सिटीजन्स एंड प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। ये बात समझ में आ रहा है कि हमारे सिटीजन में एक इंस्पिरेशन क्रिएट करने की सोर्स बन रहा है फंडामेंटल ड्यूटी एंड एक डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट को प्रमोट कर रहा है। डिसिप्लिन कैसे कमिटमेंट कैसे प्रमोट कर रहा है कि हमें भी इस तरह से जीना है, एक वे ऑफ लाइफ हमें दिखाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट हैज वेरियसली यूज्ड दिस ड्यूटीज टू असेस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। टाइम टू टाइम आगे हम जाकर पढ़ेंगे कि वर्मा कमेटी में क्या हुआ है, कुछ ऐसा फंडामेंटल ड्यूटीज है जिनको लेकर लेजिस्लेशन में लॉज बना है और टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज को मतलब जो कोर्ट होते हैं लेजिस्लेचर में, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है टाइम टू टाइम कुछ अगर कुछ ऐसा केसेस आता है, मान के चलिए एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मान के चलिए कुछ केसेस आया है जिससे जिसको अगर कोर्ट को यही लगता है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आधार पर अगर वो पर्सन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हनन कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो पालन नहीं कर रहा है, उस आधार पर उसको पनिशमेंट देना चाहता है, तो उस तरह के कुछ प्रोविजंस भी होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज को भी मेंटेन करता है। फिर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज पनिशेबल सिंस देयर आर लीगल प्रोविजंस अवेलेबल फॉर देयर एनफोर्समेंट। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर लीगल एनफोर्समेंट के लिए उनका लीगल प्रोविजंस भी है, आगे जाकर हम पढ़ेंगे। और उसका अगर आप हनन करते हो, उसका आप ड्यूटीज ठीक से मेंटेन नहीं करते हो तो आप पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये कुछ सिग्निफिकेंस है।
फिर हम पढ़ेंगे बर्मा कमेटी के ऑब्जर्वेशंस के बारे में, जो कि 1999 में आया था। अब इसके बारे में क्या देखेंगे, ये जो वर्मा कमेटी है, ये कुछ ऐसा लीगल प्रोविजंस इम्प्लीमेंट कर दिए थे, मतलब कुछ प्रोविजंस ऐसे रिकमेंड किए थे जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, ऐसे तो नॉन फोर्सेबल नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा था एक्सेप्शन कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो लेजिस्लेशन ला के उसके ऊपर लॉ को एनफोर्स कर सकते हैं। तो उसी तरह से बर्मा कमेटी रिकमेंड किया था कि कुछ लीगल प्रोविजंस है, जैसे कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर एक्ट एक आया था, जिसमें प्रिवेंट्स डिसरेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। अगर आप नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट के तरफ से आपको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, ये एक प्रोविजंस आई थी। सेकंड प्रोविजंस, वेरियस क्रिमिनल लॉज, कुछ क्रिमिनल लॉज आई थी। पनिशेस फॉर एनकरेजिंग एमनिटी बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। हमारे जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, कहाँ गया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनके अंदर अगर आप कुछ एम्निटी को एनकरेज करते हैं, कुछ दंगे फसाद करने के प्रोवोक करते हैं, तो उसी तरह से आपको पनिशमेंट किया जा सकता है। क्रिमिनल लॉज भी बने हैं। तो थर्ड पॉइंट ये कहा गया, थर्ड पॉइंट, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 एंड अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1976। ये दोनों बनाए गए थे, किस लिए, पनिशेस फॉर ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट रिलीजन। किसी भी कास्ट को, रिलीजियन को लेकर आप ऑफेंस नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो ये दोनों एक्ट की तरफ से आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। फिर इंडियन पेनल कोड आईपीसी सेक्शन 153 बी, ये एक प्रोविजन है जिसमें डिक्लेयर द इम्पुटेशन एंड असर्शन प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंसेस। नेशनल इंटीग्रेशन को अगर आप हनन करोगे तो आप एक पनिशेबल ऑफेंसेस माना जाएगा। फिर द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, प्रिवेंशन एक्ट 1967, इसके बारे में हम कभी इसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। प्रोवाइड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन। ठीक है, फिर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये भी एक प्रोविजंस आया था जिसमें प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएस फॉर इंडल्जिंग इन करप्ट प्रैक्टिसेस और soliciting votes on the ground of religion for promoting enmity between different section of people। जो एमपीज एंड एमएलएस होते हैं, अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस पे इंडल्ज होते हैं या फिर कोई भी रिलीजन और डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल को अगर वो एनमिटी उसमें प्रमोट करते हैं, प्रोवोक करते हैं, उनको उनके अंदर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करके वोट पाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह की कंडीशन में उनको पनिश डिस्क्वालीफाई किया जाएगा इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था जिसमें प्रोहिबिट ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पेसीज, इसका भी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है और डीपीएसपी में भी ये एक्ट है और फंडामेंटल राइट में भी है। फिर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जो ये बात कहा था, चेक्स इंडिस्क्रिमिनेट डिफोरेस्टेशन एंड डाइवर्सन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज। नॉन फॉरेस्ट पर्पज मतलब अगर हम जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं डेवलपमेंट के लिए, ये हो गया नॉन फॉरेस्ट पर्पस। कोई भी फॉरेस्ट लैंड होता है या फिर वहाँ पे आप डिफोरेस्टेशन नहीं कर सकते, या फिर फॉरेस्ट लैंड में आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस की कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं ला सकते, वहाँ पे डेवलपमेंट काम नहीं कर सकते। उस तरह की बर्मा कमेटी कुछ रिकमेंड दिए थे। फिर अगर हम माने कि कुछ अदर लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, जैसे कि अ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कुछ डायरेक्ट प्रोविजंस नहीं है, डायरेक्ट प्रोविजंस एनफोर्समेंट के लिए नहीं है और आपको ड्यूटी नो सैंक्शन टू प्रिवेंट देयर वायोलेशन, उनके वायोलेशन में आपके लिए आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। लेकिन ये पार्लियामेंट के पास ये एक राइट है कि वो लेजिस्लेशन में कुछ लॉ लाकर, अगर कोर्ट को यही लगता है कि कुछ ऐसा ड्यूटीज़ में कुछ लॉ ऐसा लाना चाहिए जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से बिलोंग करता हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मान के मतलब उसको आधार पर कुछ लॉ बनाना चाहते हो, जो कि आर्टिकल 14 और 19 को भी रिलेशन में भी मतलब
वो आर्टिकल 14 और 19 को भी वायोलेट नहीं करता होगा, आर्टिकल 19 को फुलफिल करता होगा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को के आधार पर हम कुछ लॉ आनना चाहते हैं तो कोर्ट ला सकता है, उसको रीजनेबल इन रिलेशन माना जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द लीगल प्रोविजंस अवेलेबल इन रिगार्ड टू एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर। अदर कुछ वो तो हमने देख लिया, वर्मा कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया था। फिर अदर लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं, जैसे कि इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट नो डिसरिस्पेक्ट इज शोन टू नेशनल फ्लैग, हमने देखा कि नेशनल ऑनर एक्ट, ये तो हम पढ़े थे वर्मा कमेटी में 1971 में। एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट, जो एम्ब्लेम्स होते हैं हमारे, जो नेम्स होते हैं उसको was enacted soon after independence inter alia to prevent improper use of national flag and the national anthem। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की इम्प्रॉपर यूज ना हो तो ये एक्ट लाया गया था, द एम्ब्लेम एंड नेम्स प्रिवेंशन एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ एक्ट 1950 में। फिर राइटिंग स्पीचेस गेस्चर्स एक्टिविटीज एक्सरसाइज ड्रिल्स एक्सेट्रा एम्ड एट क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी और ill will among the members of other communities etc. have been prohibited under section 153A of the Indian Penal Code। इंडियन पेनल कोड में अगर सेक्शन 153A में ये कहा गया है कि आप राइटिंग करके स्पीच करके आपकी गेस्चर में या फिर एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसे आप नहीं कर सकते जिसमें आप एक इनसिक्योरिटी की एनवायरनमेंट क्रिएट करें, सिचुएशन क्रिएट करें कि कम्युनिटीज़ में एक इल विल मतलब एक बैड एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसमें इनसिक्योरिटी हो, एक थ्रेटनिंग सिचुएशन हो और मतलब एक उसे क्या बोलते हैं, एक अलग तरह की सिचुएशन जो कि कंफर्टेबल न हो सबको, इस तरह की कंडीशन आप नहीं क्रिएट कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। ऑफेंस रिलेटेड टू रिलीजन आर कवर्ड अंडर सेक्शन 295 टू 298 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, ठीक है। ये भी मेंशन किया गया है कि आप कोई भी रिलीजन को ऑफेंस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल ड्यूटी ख़त्म होता है। मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर एक चीज़ों को कवर किया है। तो अगर आप लोग को कुछ कम डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब हम कुछ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमें ज़रूरी है इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 2013 में यूपीएससी का एक क्वेश्चन आया था जो कि है which of the following is or are among the fundamental duties of citizens laid down in the Indian Constitution। क्या क्या है fundamental duties में? To preserve the rich and heritage of our composite culture, to protect the weaker section from social justice, to develop the scientific temper and spirit of inquiry, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity। बताना है आपका कौन सी स्टेटमेंट सही है इसमें, ठीक है। क्या लगता है आपको? एक बार पॉज करके देखिए और मुझे एक आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका आंसर होगा आंसर सी 1, 3 एंड 4, क्योंकि ऊपर सेक्शन एंड सोशल इनजस्टिस के लिए कुछ प्रोविजंस नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज में। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। कंट्री के गवर्नेंस के लिए क्या चीजें फंडामेंटल है? तो ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, टीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या लगता है आप लोग को, क्या गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है? ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो सिटीजन्स के लिए है। तो सिटीजन को अगर कुछ हनन हो तो वो डायरेक्ट जाकर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी को गाइडलाइन में रख के स्टेट पॉलिसी बनाती है। तो ये दोनों तो गवर्नेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फंडामेंटल है फंडामेंटल ड्यूटीज़, क्योंकि गवर्नेंस में लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर 3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन द व्हाट? कौन सी जगह में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोशन के लिए बात किया गया है? बात कि कौन सी चीज़ है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है? नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी में लिखा हुआ है? यस। फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें लिखा हुआ है प्रमोशन के लिए। ये लिखा हुआ है ड्यूटीज में कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हमें प्रमोट करने के लिए मतलब नहीं नहीं नहीं, ये बात फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ओनली डीपीएसपी में होगा। 9 शेड्यूल में है? नहीं। तो ये ओनली बी हो गया, ठीक है। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India,
इज ए प्रोविजन मेड इन, आपके कौन सी जगह में सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है प्रोविजन के बारे में? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज। याद कीजिए कौन सी जगह है? यस, इट इज प्रीएम्बल। हाँ, सॉरी, ये अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करने की, सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करने की बात किया गया है। तो प्रोटेक्ट करने की बात जब आती है तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज ही है ना। ठीक है, प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है कि ये मेंटेन करना जरूरी है, लेकिन प्रोटेक्ट करने की बात ये फंडामेंटल ड्यूटीज में मेंशन किया गया है। फिर बात ये हो रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ट्रू फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन? कौन सी बात ट्रू है? A legislative process has been provided to enforce the duties. They are co-relative to legal duties. ये बात कह रहा है कि कुछ लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रोवाइडेड किया गया है टू एनफोर्स, ये ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए। दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, लीगल ड्यूटीज के साथ ये को रिलेटेड है। कौन सी आंसर सही है देखिए इसमें। तो ये बात कहा गया है नाइदर वन नॉर टू। लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस कुछ है लेकिन कुछ सिलेक्टिव फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए, सब ड्यूटीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि कोई सिलेक्टिव ड्यूटीज़ के लिए है, पर्टिकुलर ड्यूटीज़ के लिए, ये हर एक ड्यूटीज़ के लिए बोल दिया गया है। फिर कोरिलेटिव लीगल ड्यूटीज़ नहीं है ये। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू है। 6 नंबर, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बोलिए क्या हो सकता है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे इंडिया के, उनके माइंड को कौन सी चीज़ों में यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है, मतलब कौन सी चीज़ों में उनकी माइंड रिफ्लेक्ट करता है? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है आंसर ए, प्रीएम्बल। ठीक है, फिर 7th, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट हुआ था, वहाँ पे फंडामेंटल राइट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सी पार्ट उसकी प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस को रिफ्लेक्ट करती है? ये प्रियम्बल हो गया, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या आंसर हो सकता है बताइए थोड़ा। बता रही हूँ, इसका आंसर होगा डी, प्रियम्बल में भी है, डीपीएसपी में भी है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। ठीक है, ये बात कहा गया। ये अब हम देखेंगे कि मेंस एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। 2015 में क्वेश्चन आया था, आइडेंटिफाई द मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या क्या मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसके बारे में 150 वर्ड्स में आप कुछ मेंशन कर सकते हो, और मेजर फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है। फिर एनुमरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट, ये 15 में क्वेश्चन आया था। 42nd अमेंडमेंट में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसके ऊपर एक लिखने के लिए। तो 150 वर्ड्स में अंदर, मतलब एक 1.5 पेज के अंदर आपको लिखना है, तो आप इसको लेकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे और डिटेल्स टॉपिक। कैसे लगा ये टॉपिक आपको बताना है मुझे, और अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।